Hello everyone. Today we are continuing our chapter from trade to territory. In this video mainly we discuss about कि कैसे बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या था, मतलब बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ बंगाल में, बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले वाली पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिए इस चैप्टर का। ये सेकंड पार्ट है। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये एक युद्ध हुआ था, बैटल किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। वो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उनके बीच में, और इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला थे, नवाब थे बंगाल के, उनको असासिनेट कर दिया गया था, मतलब उनको मार दिया गया था बाय ब्रिटिश। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सॉरी, हमने पढ़ा था कि जो मीर जाफ़र थे वो धोखा दे दिए थे सिराजुद्दौला को, इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो हार गए थे। तो ब्रिटिश इसलिए धोखा दिए थे क्योंकि ब्रिटिश इनको जो मीर जाफ़र थे, जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं बंगाल के, इनको प्रॉमिस किए थे कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट नवाब बना दूंगा, इसीलिए ये साथ नहीं दिए थे सिराजुद्दौला के। उसके बाद जब ब्रिटिश ने इनको नेक्स्ट नवाब बना दिया, तो ये भी सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश ने क्यों नवाब बनाया। वो तो खुद भी नवाब बन सकते थे, वो किसी और को क्यों चूज़ किए, बिकॉज़ कि वो ट्रेड करने के लिए आए थे मेनली। वो इंटरेस्ट नहीं थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे या फिर वो ज़्यादा ये सब में इंटरेस्ट नहीं थे। उनको था मेनली कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए वो एक पपेट नवाब को चूज़ किए थे, मीर जाफ़र को। ठीक है। तो जो कंपनी थी उनको मीर जाफ़र को बना तो दिए थे वो नवाब, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको मीर जाफ़र उतने ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो मीर जाफ़र थे वो कभी कभी, जो नवाब थे मीर जाफ़र आफ्टर सिराजुद्दौला, ये कभी कभी कंपनी के अगेंस्ट भी, कंपनी उतनी सेटिस्फाइड नहीं था उस वक्त। क्यों? क्योंकि जो नवाब थे वो हर वक्त तो पपेट बन के नहीं ना रह सकते, क्योंकि उनका भी तो अपना कुछ ओहदा है। क्योंकि अगर वो हर वक्त जैसे कुछ कह रहे हैं कंपनी तो वो करेंगे, तो फिर वो नवाब किस लिए है। तो कभी कभी वो प्रोटेस्ट भी करते थे अगेंस्ट कंपनी, या फिर कभी कभी अपने सब्जेक्ट, मतलब अपने जो प्रजा थे या फिर उनके जो लोग थे बंगाल में, उनके बारे में भी सोचते थे। तो कभी कभी अगेंस्ट हो जाते थे कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के। तो जो कंपनी थे वो देख रहे थे कि ये नवाब सुटेबल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। क्योंकि बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा था। देखिए, कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर। ठीक है। तो नवाब तो ठीक है बन गए मीर जाफ़र, लेकिन वो इतने भी मतलब पपेट नहीं थे कि हर चीज़ मानते थे, कठपुतली की तरह नहीं सुनते थे। तो और स्पेशली ब्रिटिश को चाहिए था कठपुतली की तरह, तो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता था। तो उस आफ्टर क्या हुआ, जब बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाया तो जो मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे, मतलब दामाद, बताओ दामाद को बना दिया। दामाद होते ही इतने स्पेशल है। तो जो मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे, मीर कासिम थे, ठीक है ना, सन इन लॉ थे ये। तो इनको बना दिया कौन, ब्रिटिश। तो आप देखिए, पहले सिराजुद्दौला को मार कर फिर मीर जाफ़र को बना दिए, फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर जाफ़र को बना दिए, सॉरी मीर कासिम को बना दिए। पर ब्रिटिश फिर भी खुश नहीं थे। ब्रिटिश को मतलब पता नहीं क्यों ब्रिटिश ये नवाब जो मीर कासिम थे, मीर जाफ़र थे, इनसे खुश नहीं थे। बिकॉज़ ये लोग पूरी तरह से तो पपेट बन के नहीं रह सकते हैं। तो और क्या, ब्रिटिश को चाहिए कि पूरी तरह से पपेट बन के रहना है। तो जो मीर कासिम के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगे थे कंपनी। तो ये क्या हुआ, देखिए, वो जब जाफ़र को हटाए, मीर जाफ़र नवाब को, मीर कासिम से पहले इनके ससुर जी को, मीर जाफ़र को जब हराए तब मीर जाफ़र ने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन मीर कासिम को जब ये हटाना चाहे तो एक और बैटल हो गया, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो हम पढ़े थे कि जो ब्रिटिश थी उसकी पहली विक्ट्री थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन इन 1764 ये फर्स्ट बैटल था, ये सेकंड बैटल, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था, बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम के बीच में हुआ था। जो मीर जाफ़र के बाद जो बने थे नवाब, जो इनके दामाद थे, सन इन लॉ, इनके बीच में हुआ, क्योंकि ये नहीं चाहते थे, कि ये हटना नहीं चाहते थे नवाब से। तो ब्रिटिश थे, वो चाहते थे कासिम को हटाना। तो लेकिन ये कासिम तो इतने थे नहीं, जाफ़र तो चुपचाप से हट गए, लेकिन कासिम ने बैटल कर दिया कि नहीं, मैं कैसे हटा दोगे। तो जो मीर कासिम थे, इन्होंने अपनी टीम बनाया। एक शाह आलम टू था जो मुग़ल का उस वक्त जो किंग था, शाह आलम टू, कासिम खुद था, और एक अवध का था सुवाजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सुवाजुद्दौला।
तो ये तीनों एक टीम बना लिए थे। ये अवध के एक रूलर था, ये कासिम, मीर कासिम खुद नवाब बंगाल के, और ये थे मुग़ल के। ये तीनों टीम बना लिए थे अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो कंपनी थी वो जीत गई थी, और जो बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा मीर कासिम, देखिए सबसे पहले सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफ़र को बनाया गया, ठीक है। फिर मीर जाफ़र को हटाकर उनके दामाद को कासिम को बनाया गया, ठीक है। तो फिर कासिम से जब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो ये दोबारा फिर मीर जाफ़र को बना दिए। देखिए, तो मीर जाफ़र तो अब इतना कोई किसी को हटा देगा फिर क्यों बनेगा, ठीक है ना। तो मीर जाफ़र को इसलिए बनाए थे कि मीर जाफ़र थे वो 5 लाख हर मंथ पे करते थे, किसको, कंपनी को। इसीलिए दोबारा मीर जाफ़र को बना दिए, मीर कासिम को हटाकर। तो क्यों बनाए थे, तो ये याद रखिएगा कि 500,000 मतलब 5 लाख पर मंथ ये जो मीर जाफ़र दोबारा जो नवाब बने बंगाल के, ये देते थे ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। तो देखिए कैसे सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बनाए, फिर मीर जाफ़र से सेटिस्फेक्शन नहीं था तो इनके दामाद मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम को हटाने के लिए एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसमें मीर कासिम थे वो हार गए थे नवाब। तो फिर ब्रिटिश ने दोबारा मीर जाफ़र को बना दिया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ था। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, जब मीर जाफ़र को दोबारा री इंस्टॉल किया गया 1764 में। हाँ, तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद दोबारा री इंस्टॉल किया गया किसको, मीर जाफ़र को। तो वो 1 साल ही नवाब रह पाए। 1765 में इनकी डेथ हो जाती है मीर जाफ़र की। उसके बाद कोई नवाब नहीं आया था बंगाल का। उसके बाद जो ब्रिटिश थे वो कह रहे थे कि अब हम खुद नवाब बनेंगे। तो उनका कहना था कि उनका मूड चेंज हो गया था कि नहीं, अब नवाब ववाब नहीं रखना है, ये लोग ज़्यादा मतलब पपेट नहीं बनता है, ज़्यादा हम लोग के लिए कोई मतलब प्रॉफिट्स नहीं होता नवाब रखने का, चलो हम लोग खुद हैंडल करेंगे। क्योंकि नवाब जितने भी थे वो उतने सेटिस्फेक्शंस नहीं थे। तो जो क्लिफ थे, रॉबर्ट क्लिफ, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था अगेंस्ट सिराजुद्दौला, वो गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कहा था कि अब हम खुद नवाब बनेंगे। तो जो नवाब है उसका इंग्लिश वर्जन है नेबोब्स। तो वो बोल नहीं पाते, नेबोब्स, वी आर नेबोब्स ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। तो जो ये अब कौन बनेगा नवाब, जो वो खुद ब्रिटिश बनेगी। तो क्या हुआ, जब 1765 में जो मुग़ल के एम्परर था वो दे देता है ब्रिटिश कंपनी को दीवान। दीवान मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स और सिविल केसेस हैंडल करने का। अच्छा, क्यों देता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि जो मुग़ल का एम्परर है वो दीवानी राइट्स बोलते हैं इसको, कि अब जो ब्रिटिश कंपनी है उनको राइट्स है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स, ठीक है ना, और वो अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसलिए दिया था कि हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर में एक टीम बना था, मीर कासिम थे, शाह आलम थे मुग़ल के रूलर। तो जब ये लोग हार गए थे तो अब हार के बदले कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिया था टू दी ब्रिटिश कंपनी कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है ना, 1757 में, तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले क्या करते थे, जो ब्रिटिश थी वो इम्पोर्ट भी कर, देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम अपना सामान यहाँ से किसी और कंट्री में भेज रहे वो हुआ एक्सपोर्ट, और हम अपने कंट्री में ला रहे वो हुआ इम्पोर्ट। तो जो ब्रिटिश थी वो गोल्ड और सिल्वर लेके आती थी इंडिया में, और यहाँ से स्पाइसेस मतलब मसाला, जितने मसाले होते थे वो सारा लेके जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे, जो इंडिया के जो रूलर थे नवाब वो हार गए थे, उसके बाद क्या हुआ, वो इम्पोर्ट करना बंद कर दिए थे। वो मतलब कुछ ला नहीं रहे थे, बस यहाँ से लेके जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो गोल्ड को एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे थे हमारे इंडिया को। इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना कुछ कहने का नहीं है। बताइए सोने का चिड़िया को क्या बना दिया। सिल्वर लेके चले गए, कॉटन लेके चले गए, सिल्क, क्योंकि यहाँ कॉटन और सिल्क बहुत डिमांड था पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। तो इससे क्या हुआ, इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन लॉस किसका हुआ, इंडिया का हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ देखिए हमारे कंट्री में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, 0 जा रहा है 100, तो ऑब्वियसली किसका होगा, हम ही लोग का होगा लॉस। तो ये सारा चीज़ हुआ। तो जब नवाब्स जो नवाब्स ये बने तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुआ ये देखते हैं। तो जो कंपनी का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखिए पहले भी पावर था कंपनी का, लेकिन इतना नहीं था क्योंकि पहले नवाब्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ, कंपनी का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो ऑफिसर्स थे वो खुद नवाब बन गए। ये बहुत ज़्यादा करप्शंस करते थे, बहुत प्रॉफिट कमाते थे। हमने देखा कि इम्पोर्ट नहीं करते थे, बस एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो एक एग्जाम्पल है रॉबर्ट क्लिफ, इन्होंने बहुत अर्न किया था इंडिया में। उसके बाद ये वापस चले गए थे ब्रिटेन।
तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या क्या हुआ, जितने भी नवाब्स थे उनको बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब बने मीर कासिम, मीर जाफ़र, इनको लैंड देना पड़ता था कंपनी को, मनी देना पड़ता था, गिफ्ट देना पड़ता था कंपनी को, कंपनी के ऑफिशियल्स को, क्योंकि हार गए हैं ना, अब जीत जाते तो नहीं देना पड़ता। तो 1743 में जो रॉबर्ट क्लिफ थे इंग्लैंड से मद्रास आए थे 18 एज में, ठीक है ना। तो 18 ईयर ओल्ड में आए थे मद्रास, ठीक है ना, इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल थे। तो ये 1743 में आए और 1767 में यहाँ इंडिया से चले गए। 401,102 पाउंड करेंसी होता है। तो इतना कमा कर, इतना वर्थ, इतना ज़्यादा अर्न करके वो चले गए थे ब्रिटेन, इतना ज़्यादा पैसा लेके इंडिया का। और 1764 में देखिए, 1743 में ये आए, 1764 में इनको गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया बंगाल का। उसके बाद ही 1764 के ही बाद ये 3 साल बाद ये चले गए इंग्लैंड वापस, बहुत ज़्यादा अर्न करके। उसके बाद वहाँ क्या हुआ, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो रॉबर्ट क्लीफ को बहुत ज़्यादा कहने लगी कि तुम इतना ज़्यादा, मतलब उनको शर्मिंदा होने लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लॉइट कर दिया इंडिया को। तो इन क्वेश्चन पूछने लगे कि तुम कैसे इतना कमा लिए गवर्नर जनरल, क्या हुआ कैसे नहीं, तो ये सारा चीज़ हुआ। तो ये सुसाइड कमिट कर दिए 1774 में। जो रॉबर्ट क्लिफ थे, जिन्होंने इतना अर्न किया था इंडिया में, वो फिर सुसाइड कर लिए थे इंग्लैंड जाकर। बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, लेकिन सारे ही करप्शन नहीं करते थे, कुछ लोग ठीक थे थोड़े बहुत। तो सारे ही कंपनी के जितने ऑफिसर्स थे, सारे ही ऑफिसर्स करप्शन नहीं करते थे। कुछ ऑफिसर्स थे वो इंडिया के, इसलिए भी उनकी डेथ हो गई क्योंकि डिज़ीज़ को लेकर, क्योंकि वो देखिए वो मतलब वेस्ट में रहने वाले थे, उनको इंडिया सूट नहीं किया होगा तो उनकी डेथ हो जाती थी, या फिर वॉर की वजह से डेथ हो जाती थी, इतनी सारी बैटल्स होती थी। तो बहुत किसी का डिज़ायर था कि हाँ इंडिया में वो आते थे, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया थी ना, वहाँ इंडिया में बहुत रिसोर्सेज थी उस वक्त, बहुत मिनरल्स थी। तो बहुत सारे वेस्ट से बहुत सारे ऑफिसर्स आए, बहुत सारे लोग आए, ट्रेडर्स आए, वो आए इंडिया में। देखिए सारे ही लोग एक्सप्लॉइट नहीं किए थे इंडिया को। तो कुछ लोग आए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्न किए इंडिया में, और वो ब्रिटेन रिटर्न हो गए, वो ब्रिटेन वापस चले गए और वहाँ पे अपना कंफर्टेबल लाइफ अपना गुजारने लगे। तो उनको हम कहते हैं नेबोब्स, मतलब नवाब्स, ठीक है। तो जो कंपनी है, ये देखिए एक अनदर टॉपिक है, कंपनी रूल एक्सपेंस। तो दिस इज़ अनदर टॉपिक। 1757 में ये बैटल ऑफ पलासी लड़े थे, ठीक है। 1857 में इतना से इतना तक लेके, मतलब 100 ईयर्स, इतने में वो बहुत ज़्यादा ही इंडिया में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिए थे। अब सोचने वाली बात है कि कैसे एक्सपेंड कर लिए थे, कुछ तो पॉलिसी होगी ना उनकी, ऐसे तो कोई किसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो उनकी भी कुछ पॉलिसी रहती थी। वो कभी कभी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर देते थे, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी में किए थे। कुछ उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी होती थी, कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती थी। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि ये पॉलिसी क्यों होती थी, क्योंकि इंडिया के जो किंगडम्स हैं उनको एनेक्स करने के लिए, उनको कब्जा करने के लिए। तो जैसे हम बैटल ऑफ बक्सर में पढ़े 1764 में। तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, जो कंपनी थे उन्होंने बहुत सारे रेजिडेंट्स को अपॉइंट करने लगे, ठीक है। जैसे कि रेजिडेंट क्या हुआ, ये एक ब्रिटिश मैन रहेगा, जैसे कि ये एक इंडिया का, ये समझिए ये पूरा एक इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक समझिए किंगडम है या फिर एक रीजन है जहाँ पे कोई एक नवाब है। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना एक रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया कि ये रेजिडेंट सारा इन्फॉर्मेशंस देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे वहाँ पे आर्मीज़ है, कब राजा, मतलब कब राजा वीक हो रहा है, या फिर कब जो वहाँ का नवाब है वो वीक हो रहा है। तो ये सारा कौन इन्फॉर्मेशंस देता था, रेजिडेंट। एक रेजिडेंट सारे ही एरिया में रख देते थे ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश का मैन खुद होता था। तो ये कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करता था, ये सारी इन्फॉर्मेशंस को बताता था ब्रिटिश कंपनी को। तो इससे क्या हेल्प होता था ब्रिटिश को कि ब्रिटिश इंटरफेयर कर सके इंडियन स्टेट्स को, और उनको उनके बारे में समझ सके कि हाँ कब वीक पड़ रहा है, कब कैसे एक्सपेंड करे, और उसको एनेक्स कर लेते थे। रेजिडेंट्स उनको इन्फॉर्मेशंस देते थे। तो उनकी एक्सपेंड पॉलिसी हमने पढ़ा, तो उसमें से एक पॉलिसी है सब्सिडियरी अलाइंस। तो सब्सिडियरी अलाइंस 1798 में इंट्रोड्यूस किए थे बाय रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली भी कहते हैं। तो ये गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 में। तो ये सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिटिकल, मतलब एक एक्सपेंड करने का एक पॉलिसी था कि हाँ मतलब इंडियन स्टेट को कैसे जीता जा सकता है।
तो इसमें ये था मेनली कि जो इंडियन रूलर्स थे उनको अलाउड नहीं कि वो अपनी आर्म फोर्स को रख सके, अपनी आर्मी को रख सके। जो कंपनी है वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे उस टेरिटरी को, ठीक है ना। मतलब रूलर्स को ज़रूरत नहीं कि आप अपनी आर्मी खुद रखें, हम हैं ना आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, आप बस हमें अपने प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बदले आप हमें सब्सिडरी फोर्स दे दीजिएगा, कुछ पैसा दे दीजिएगा, पे कर दीजिएगा कि हाँ ठीक है मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी इसके बदले। तो जो रूलर्स थे उनको मतलब उनको अपनी आर्म फोर्स रखने की इजाज़त नहीं थी, अलाउड नहीं थी। तो अब बताइए कोई अगर रूलर है उसके पास खुद की आर्मी नहीं है तो वो ऑब्वियसली बहुत वीक पड़ जाएगा, क्योंकि आर्मी ही सबसे मेन होती है, बैकबोन होती है कोई भी रूलर्स के लिए। तो इसके बाद इस सब्सिडरी अलायंस में ये था कि अगर रूलर्स फेल हो जाए, ये सब्सिडरी फोर्स मतलब सब्सिडरी अलायंस के लिए कुछ पे करने के लिए, तो जो उनको पेमेंट देना पड़ता था, अगर वो पेमेंट में फेल हो जाए, पेमेंट ना दे पाएँ, तो उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो रीजन है, उसको ले लेंगे ब्रिटिश। तो इसकी एग्जांपल है अवध। अवध को ब्रिटिश ने ले लिया था इन सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि जो अवध थी वो अवध को कह दिया था कि नहीं, जो यहाँ का रूलर है, जो वहाँ का नवाब था उस वक्त, नवाब वाजिद अली, शायद नवाब वाजिद अली। तो जो नवाब है अवध का, वो मतलब कुछ अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है अपनी रीजन को, तो और पे नहीं कर पा रहा है, सब्सिडरी फोर्स को पे नहीं कर पा रहा, तो इसके रीजन को छीन लिया था। तो सब्सिडरी अलायंस में रूलर्स को अलाउड नहीं था खुद की आर्म फोर्स रखने का। वो जो कंपनी थी वो प्रोटेक्ट करेगी उनकी टेरिटरी को, रूलर्स की टेरिटरी को, उन इसके बदले उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता था। अगर वो पेमेंट करने में फेल हो गए तो उसकी टेरिटरी को छीन लिया जाता था। एग्जाम्पल है अवध, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस 1798 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। नाउ मूव टू दी अनदर टॉपिक, टीपू सुल्तान। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, मैसूर के जो टाइगर थे, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैसूर के राजा थे। तो मैसूर में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी उसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे। तो एग्जांपल है हैदर अली। तो टीपू सुल्तान से पहले मैसूर के राजा थे हैदर अली। 1761 से 1782 तक, 1761 से लेके 1782 तक हैदर अली वहाँ के राजा थे मैसूर के। तो इनके डेथ के बाद 82 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान वहाँ के राजा बन जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत एम्बिशियस रूलर थे, ये बहुत एरोगेंट और बहुत डेंजरस रूलर भी थे, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो इनसे ब्रिटिश डरते भी थे। तो 1782 में जब ये राजा बने तो उसके बाद क्या हुआ, मैसूर का कैपिटल था सेरिंगापट्टनम, यहाँ हम पढ़ेंगे, इसमें एक बैटल भी हुआ था। तो जो मैसूर ये अपना कंट्रोल जमा लिए थे मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट है मैसूर के पास ही एक कोस्ट है, मलाबार कोस्ट। तो ये जो कंपनी है वो वहाँ से पेपर और कार्डमम मतलब परचेज़ करती थी। लेकिन जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के किंग, वो कंपनी को मना कर देते कि नहीं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ से पेपर, कार्डमम या फिर कोई भी स्पाइसेस या फिर कोई भी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान एक्सपोर्ट करने से मना करवा देते हैं, स्टॉप करवा देते हैं टू द ब्रिटिश। तो अब ब्रिटिश को और डिसअलाउ करते हैं, ब्रिटिश को डिसअलाउ करते हैं कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ ख़रीद नहीं सकते, ठीक है ना। टीपू सुल्तान करते हैं और मना करते हैं जो लोकल मर्चेंट्स थे इंडियन, ठीक है ना, जो इंडिया के लोकल मर्चेंट्स थे और ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनको मना करते थे कि आप ब्रिटिश कंपनी के साथ मतलब ट्रेड ना करें। तो ये टीपू सुल्तान कहते थे, ठीक है, टीपू सुल्तान मना कर दिए थे। तो और टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ, ठीक है ना, फ्रेंच कंपनी के साथ अपनी रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर रखी थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश को आया गुस्सा कि फ्रेंच के साथ इतनी अच्छी रिलेशन रखी, हमारे साथ नहीं, हमें तो हर चीज़ के लिए मना कर दे रहा है। और टीपू सुल्तान की बहुत मॉडर्नाइज आर्मी थी, ठीक है ना, ये फ्रेंच की हेल्प से, फ्रेंच कंपनी का हेल्प लेकर टीपू सुल्तान ने एक बहुत मॉडर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी बना ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब टीपू सुल्तान ने हर चीज़ के लिए मना कर दिया था ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश बहुत फ्यूरियस हो गए थे, मतलब बहुत डर गए थे, ठीक है ना। वो देख रहे थे कि पहले हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान इनके बेटे, तो ये बहुत एम्बिशियस, बहुत एरोगेंट, बहुत डेंजरस रूलर्स है, बहुत मतलब ख़तरनाक रूलर्स है। इनसे तो मतलब इनसे लड़ने के लिए कुछ मतलब अच्छा खासा प्लान करना पड़ेगा। तो 4 वॉर होता है बिटवीन टीपू सुल्तान एंड मैसूर के बीच में, और ब्रिटिश के बीच में 4 वॉर होता है। पहला वॉर होता है 1767 से 69 तक। सेकेंड वॉर होता है 1780 से लेके 84 तक। एंड थर्ड वॉर होता है 1790 टू 92। एंड 1799 में एक लास्ट वॉर होता है। तो तीनों बैटल में तो जीत जाते हैं मैसूर, लेकिन लास्ट बैटल में मैसूर हार जाता है, मतलब टीपू सुल्तान हार जाते हैं।
तो ये बैटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1799 में बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम, ठीक है ना। सेरिंगापट्टम एक मतलब मैसूर का कैपिटल था सेरिंगापट्टम। इसमें क्या होता है, इस बैटल में कंपनी जीत जाती है और टीपू सुल्तान हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। टीपू सुल्तान मर जाते हैं अपने कैपिटल को बचाते बचाते सेरिंगापट्टम को। उसके बाद जो मैसूर है उसको, मैसूर के पहले जो राजा थे, रूलिंग डायनेस्टी थी मैसूर में, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है टीपू सुल्तान के मरने के बाद। उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे सब्सिडी अलायंस लगा दिया जाता है कि हाँ अब यहाँ पे भले ही कोई राजा है लेकिन यहाँ का आर्मी सब हम प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब ब्रिटिश कंपनी प्रोटेक्ट करेगी अब मैसूर को, और सारा कुछ ब्रिटिश कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि मैसूर में कैसे आर्मी रखना है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सारा कुछ। तो मैसूर को भी जीत लिए थे। तो हमने देखा अवध को जीत लिया 1801 में सब्सिडी अलायंस करके, फिर मैसूर को जीत लिया। इन्होंने और भी जीता था, जैसे निज़ाम को हराकर हैदराबाद को जीता था। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस में मेनली हम पढ़े थे कि जो रूलर्स थे वो, उनको अलाउड नहीं था कि आप खुद की आर्म फोर्स रख सके, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये टीपू सुल्तान का स्टोरी पढ़े कि टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत एरोगेंट और बहुत डेंजरस किंग थे। उसके बाद ये ब्रिटिश के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिसमें लास्ट युद्ध में 1799 में बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम में अपनी कैपिटल को बचाते बचाते टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और फिर ब्रिटिश मैसूर को भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। हमने देखा कि अवध के साथ ब्रिटिश की लड़ाई हो गया, बंगाल के साथ हुआ, फिर मैसूर के साथ हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि मराठास के साथ कैसा था रिलेशन। तो पहले हम जान लेंगे कि जो ब्रिटिश थे वो मराठास को डिस्ट्रॉय कर दिए थे पूरी तरह से। मराठास एम्पायर महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम थी, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट हुआ था 1526 में, ठीक है ना। सेकंड हुआ था 1556 में। तो फर्स्ट बैटल हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर और हिंदू रूलर हेमू के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ बिटवीन दुरानी एम्पायर एंड मराठास। तो दुरानी एम्पायर में अहमद शाह दुरानी और मराठास फोर्स के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। उसमें क्या हुआ, जो दुरानी एम्पायर थे वो जीत गई थी और मराठास हार गए थे। तो मराठास को जो इनकी ड्रीम थी कि ये पूरे दिल्ली को रूल करेंगे, लेकिन नहीं, रूल नहीं कर पाए थे। इनकी जो इनका ड्रीम था ये पूरा चूर हो गया था। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो मराठास थे और ब्रिटिश के बीच में कैसा लड़ाई हुआ। तो पहले जानेंगे कि जो मराठास थे वो अपने पूरे स्टेट को, मतलब पूरे किंगडम को बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिए थे। तो उनको सरकार्स कहते थे। हर सरकार्स में एक चीफ रहते थे, ठीक है ना। तो चीफ्स रहते थे जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। तो ये सारे चीफ्स थे और ये अलायंस थे। मतलब कि समझिए कि ये पूरे मराठास एम्पायर है और छोटे छोटे चीफ्स में, मतलब छोटे छोटे रीजन में, स्टेट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और सब में एक एक चीफ है, ठीक है। तो ये सारे चीफ्स थे और ये अंडर पेशवा के अंदर थे। देखिए मराठास में पेशवा हेड होते थे, ठीक है ना। प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते थे इनके अंडर में। देखिए पेशवा मराठास के प्रिंसिपल हेड होते थे और इनके अंदर होते थे चीफ, जैसे कि सिंधिया में चीफ थे, होलकर में, गायकवाड़, भोसले। तो इसमें चीफ्स रहा करते थे अंडर पेशवा। तो पेशवा इनको मिलिट्री ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में बताते थे। और जो इनकी बेस हुआ थी वो पुणे में थी अभी, ठीक है ना। इनकी बेस थी वो पुणे में थी। किसका? ये मराठास एम्पायर का। तो जो मराठास का कैपिटल भी था पुणे, इसलिए ये बेस भी था मराठास का। तो हम देखिए कैसे चीफ में बटा था, फिर पेशवा के अंडर। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 बैटल्स हुआ था, ठीक है ना, बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश। तो फर्स्ट मराठास वॉर हुआ था बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इसको कहते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 में 1782 में के बीच में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मतलब विक्ट्री कौन जीता था कौन हारा था ये ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो इसमें एक ट्रीटी साइन हुआ था सालबाई। ट्रीटी इसलिए साइन किया जाता है क्योंकि इसमें मतलब एक नेगोशिएशन हो गया कि ठीक है चलो आप भी नहीं जीते मैं भी नहीं जीता, चलो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, आप पीस मेंटेन करेंगे।
तो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 और 1805 के बीच में, और थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1890 तक में। तो सेकंड बैटल में भी ब्रिटिश जीत गई थी, पर ज़्यादा सिर्फ वो उड़ीसा को और नॉर्थ में कुछ आगरा और दिल्ली को ही जीत पाई थी। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थी वो पूरे मराठास एम्पायर को पूरी तरह से क्रश कर दिया था, पूरी ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट में विक्ट्री क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में भी ब्रिटिश जीती थी, जिसमें कि वो उड़ीसा, नॉर्थ टेरिटरीज़ को जैसे आगरा, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश। पर थर्ड एंग्लो मराठा वार में इन्होंने मराठास की पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया था, पूरी ख़त्म कर दिया था, पेशवा को रिमूव कर दिए थे। तो थर्ड एंग्लो मराठास वॉर में जो ब्रिटिश थे उन्होंने मराठास पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया, और जो मराठास के जो पेशवा थे उनको रिमूव करके उन्हें बिथूर भेज दिए, बिथूर कानपुर के सामने, और उनको पेंशन देना शुरू कर दिए। तो पेशवा को रिमूव कर दिए। अब पूरी मराठास एम्पायर में उनकी आर्मी को ले लिए, सारी चीज़ को जीत कर अपनी विक्ट्री को क्लियर कर दिए। एंड तो कंपनी ने अपनी पावर पूरी साउथ विद्यास रेंज है उसके वहाँ तक पूरी कंट्रोल जमा लिया था अपना। मराठास को हराने के बाद उनकी आर्मी को कैप्चर करके, पूरे मराठास एम्पायर को कैप्चर करके साउथ तक भी, देखिए कंपनी ने पहले बंगाल जीता, फिर अवध भी धीरे धीरे जीत गया, अवध जीत गया, इधर मैसूर जीत गया, मराठास जीत गया, पूरे ही साउथ में भी उनका मतलब उनका पावर बैठ गया। तो देखिए ना कंपनी कैसे धीरे धीरे पूरे ही इंडिया में धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाकर धीरे धीरे पूरे ही इंडिया में राज करने लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आखिरी लास्ट पार्ट में हम अपनी पूरी चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी मेरी वीडियोस से। एंड थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।